नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास विषय। इतिहास विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी यूरोप में 18वीं शताब्दी से पूर्व पूरे विश्व में ही लगभग 18वीं शताब्दी से पूर्व राष्ट्रवाद जैसा कोई शब्द, कोई व्यवस्था थी ही नहीं। कोई जानता ही नहीं था राष्ट्रवाद क्या होता है। यूरोप में एक घटना घटित हुई, एक क्रांति हुई यूरोप के एक देश फ्रांस में, जिसके बाद दुनिया की नजर में एक नया शब्द, एक नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था सामने आई जिसको राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है। इसी बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 ईस्वी। 1789 से पूर्व यूरोप में और विश्व के अनेक देशों में राजाओं का साम्राज्य था। हमारे भारत में भी राजा लोग रहा करते थे, सदियों से चले आ रहे थे। व्यवस्था ऐसी होती है कि एक राजा होता है जो राज्य का प्रमुख होता है, एक प्रजा होती है और राजा के कुछ अधिकारी गण होते हैं। यूरोप में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। फ्रांस की क्रांति की क्यों हुई, उसके क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति के कई सारे प्रमुख कारण थे, जिनमें से राजा का निरंकुश, तानाशाहीपूर्ण उसका शासन, भ्रष्ट शासन, आर्थिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं, राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग इत्यादि कारण रहे फ्रांसीसी क्रांति के होने के लिए। जो मैंने कभी शब्द बोला, निरंकुश शासन, निरंकुश आप समझ पा रहे क्या है? निरंकुश निरंकुश ये निरंकुश शब्द आप समझ पा रहे क्या है? निरंकुश का मतलब होता है ऐसा शासक या ऐसा व्यक्ति जिसपे किसी का अंकुश ना हो, किसी का अंकुश ना हो, किसी का अंकुश ना हो, अंकुश ना हो, अनियंत्रित कह सकते हैं इसको, अनियंत्रित, अनियंत्रित कह सकते हैं इसको, अनियंत्रित भी कह सकते हैं। यानी ऐसा शासक, ऐसा व्यक्ति, चूंकि हम यहाँ पे इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ शासक की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा शासक, निरंकुश शासक, ऐसा शासक जो मनमानी तरीके से कार्य करता है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ना ही संसद का, ना ही जनता का, ना ही उसका कोई उत्तरदायित्व है, वो किसी के लिए प्रति जवाबदेही नहीं है उसकी। जनता टैक्स दे रही है, जनता कर दे रही है, ना देने पर उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है, उसकी जमीनें छीन ली जाती है। लेकिन राजा की कोई जवाबदेही नहीं है कि टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसके लिए उसने क्या कार्य किया, उसने जो पैसा, राज्य का पैसा है वो कहाँ खर्च किया, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। आपको बता दूं, यूरोप में, फ्रांस में उस समय संसद हुआ करती थी। राजा का शासन था पर संसद हुआ करती थी, लेकिन निष्क्रिय थी, उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं था। राजा उसको, उसके फैसलों को, अधिकार उनको
अधिकारों को, आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। राजा अपने हिसाब से निरंकुश बना बैठा था, सर्वे सर्वा। उसे लगता था मैं ही सब कुछ, यहाँ और कोई है ही नहीं मुझे रोकने वाला। आइए अब हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर फ्रांसीसी क्रांति को मैं आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो एक कहानी के जरिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लुई सिक्सटीन जो शासक शासक था शासक था लुई सिक्सटीन। मैंने आपको बताया लुई सिक्सटीन जो शासक था वहां का, लुई सिक्सटीन और उसकी पत्नी आंतोआंत 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 ये राजकुमारी थी। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ये यूरोप में एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा इसको, ऑस्ट्रिया है। इसकी पत्नी जब जनता भूख से मर रही थी, इसकी पत्नी अंतुआन क्या बोलती है जनता से? जब जनता बोली रोटी दो रोटी दो, क्या बोली फ्रांस की जनता? रोटी दो रोटी दो। इसकी पत्नी अंतुआन बोली रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। ये व्यंग था, सुनने में आपको अजीब लगा होगा, पर वो व्यंग दे रही थी। तो तात्कालिक फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था इतनी ज्यादा बेकार थी कि वहां पर क्रांति घटित हुई। अब हम उन परिस्थितियों को, उन सामाजिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से, एक क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से वहां पर फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। चलिए हम इसको बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण कारण पहला कारण अयोग्य शासन। अयोग्य शासक। नंबर 2 आर्थिक आर्थिक शोषण। नंबर 3 धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण। नंबर 4 सामाजिक सामाजिक असमानता। भ्रष्ट शासन। भ्रष्ट शासन व्यवस्था। ये चार बिंदु, सॉरी पांच, ये पांच जो बिंदु हैं आपके, ये फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अयोग्य शासक। अयोग्य शासक लुई सिक्सटीन। लुई सिक्सटीन लुई सिक्सटीन योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक कौन होता है? योग्य शासक वो होता है जो अपने अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को समझे, उनका निर्वहन करे। लेकिन लुई सिक्सटीन आराम पसंद था, उसको अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना था, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं था। उसको जो राजकोष था उसको सिर्फ अपने आराम के लिए खर्च करना था। कई सारे महल बनवा रखे थे उसने। राजधानी में उसके 2 महल थे, राजधानी के बाहर उसके 2-3 महल बनाए हुए थे, आलीशान, नॉर्मल नहीं थे, आलीशान।
उन परिस्थितियों में बन रहे थे। महल बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में बनाना जबकि जनता भूखों मर रही हो आपकी। एक आदमी एक ही कमरे में एक ही महल में रह सकता है ना, एक ही महल के एक ही कमरे में, बावजूद उसने कई सारे महल बनवा रखे, वो भी आलीशान। अनावश्यक, आवश्यकता नहीं थी उनकी, जरूरत नहीं थी। जनता ये सब देखकर आक्रोशित हो रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था कि हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं और ये पैसा वहां खर्च कर रहा है। अगर जनता कर देती है, उसका कारण होता है कि जो शासक है, जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, या जो भी शासक है, उसका कार्य होता है कि जनता के वेलफेयर में, जनता के हित में उस पैसे को खर्च करना। सड़कें बनवाना, वृक्ष लगवाना सड़कों के किनारे, कुएं खुदवाना पानी के लिए, डाक की व्यवस्था करना, जनता की सुरक्षा करना चोरी डकैतों से, न्याय देना उनको। ये कई सारी चीजें होती है जो शासक के जो उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती हैं। पर चूंकि लुईस स्टेट अयोग्य था, तो उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। जनता की स्थिति पहले ही खराब थी इनके वंश में, लेकिन लुईस स्टेट के समय ये चरम पर आ गई। आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण आर्थिक शोषण मैंने वही आपको बताया कि इसमें इसमें मैंने आपको बताया, इसमें आर्थिक शोषण, इसमें मैंने आपको बताया कि अधिक कर, कई तरह के कर लगे हुए थे, जितने कर लगाए जा सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे वर्तमान भारत जैसा है। भारत तो लाख गुना उससे ज्यादा कर दे रहा है, भारत में लोग दे रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ क्रांति नहीं हो रही। वहां पर तो बहुत ही रेयर था कर, उसके बावजूद वहां पर क्रांति हो गई। खैर, ये सब बातें छोड़िए। धार्मिक शोषण। आर्थिक शोषण में इसमें ये जो आर्थिक शोषण में इसको समझिए कि जो अमीर था, अमीर और हो रहा था, और जो गरीब था वो और ज्यादा गरीब हो रहा था। वर्तमान भारत नजर आ रहा है इसमें बिल्कुल। धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण के अंतर्गत जो पादरी लोग थे, पादरी पादरियों को विशेषाधिकार, पादरियों का विशेषाधिकार, पादरियों को विशेषाधिकार, पादरियों का विशेषाधिकार ये था कि धर्म के अंतर्गत जो पादरी था वो धर्म प्रधान था, समाज में धर्म का नेतृत्व करता था। वो एक आज्ञा पत्र जारी करता था। आज्ञा पत्र किस चीज का? कि धर्म आपको छूट दे रहा है। आज्ञा पत्र समझिए, आज्ञा पत्र क्या होता था? आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता था। सर्टिफिकेट क्या था? सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता था, यहाँ पर पादरी का साइन और धर्म की मुहर लगी होती थी। इस पर यहाँ पर खाली जगह होती थी, अपना नाम भर सकते हैं। इसका एक निश्चित प्राइस था, सॉरी रुपया नहीं, वहां पर यूरो चलता है। एक निश्चित प्राइस देकर आप इसको खरीद लीजिए, और यहाँ पर अपना नाम लिखकर आपने जो भी क्राइम किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी का खून किया है, किसी की धन संपदा छीनी है, आप ये आज्ञा पत्र पादरी से खरीद कर उस पर अपना नाम लिखकर उस गुनाह से बरी हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सजा नहीं होगी, राजा भी सजा नहीं दे सकता आपको। ये समाज की व्यवस्था थी। तो ये धार्मिक शोषण था एक हिसाब से, क्योंकि जो गरीब है वो तो ये पत्र खरीद नहीं पाएगा, उसके पास पैसे नहीं है। मान लीजिए फिर 100 रुपया मांगी जा रही है सोने की, तो गरीब कहाँ से लाएगा? जबकि समाज ऐसा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है।
तो सिर्फ अमीर ही खरीद सकता है। अब ये इसकी वजह से, ये जो पॉइंट आपने देखा, इस बिंदु की वजह से, इस बिंदु की वजह से सामाजिक असमानता बढ़ रही है। कैसे सामाजिक असमानता ऐसे बढ़ रही है कि जो अमीर है उसमें किसी बात का डर ही नहीं है, क्योंकि वो आज्ञा पत्र लेकर अपने पापों से मुक्त हो रहा है, बेधड़क वो क्राइम कर रहा है। तो उस वजह से समाज में असमानता पैदा हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये सामाजिक असमानता हो रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था भ्रष्ट ऐसे कि जो राजा के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग थे, जो अधिकारी थे, वो सब भ्रष्ट थे। किसी भी कार्य के लिए राजा तक कोई बात पहुंचाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, बिना पैसे कहीं काम नहीं हो रहा था। वर्तमान व्यवस्था ही लग रही है बिल्कुल। उस समय फ्रांस में उस समय फ्रांस की जो समाज था, उस समय फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन से थे? 3 वर्ग थे। पहला पहला वर्ग पादरी, पादरी पहले वर्ग में आता था पादरी। दूसरे में आता था कुलीन, कुलीन लोग। और नंबर 3 आम जनमानस, आम जनमानस, आम जनमानस, आम जनमानस आती थी इसमें। पादरी मैं आपको बता चुका हूँ कि पादरी जो था धर्म प्रधान था। कौन था? धर्म प्रधान था समाज में, धर्म प्रधान। इनका बड़ा सम्मान था समाज में। जो कुलीन थे वो आर्थिक रूप से आर्थिक संपन्न थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे। आम जनमानस ये शोषण झेल रही थी, ये शोषित, ये ये शोषित थी। ये व्यवस्था थी समाज की, इन हिस्सों में बटा हुआ था। ये जो ऊपर के 2 वर्ग आप देख रहे हैं, ये इनको जन्म से एक विशेषाधिकार मिला था, जन्म से विशेषाधिकार मिला था, जन्म से विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। क्या है विशेषाधिकार? विशेषाधिकार ये है कि ये करों से मुक्त है, करों से मुक्त। फिर कर कौन देगा? कर देगा ये देगा कर। आम जनमानस में कौन आते हैं? आम जनमानस में वो लोग आते हैं जो किसान हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, अध्यापक हैं, लेखक हैं, व्यवसायी हैं, कोई भी छोटे अधिकारी जो किसी मंत्रालय में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। उस समय में फ्रांस में संसद भी हुआ करती थी। संसद, आप सोच रहे हैं कि संसद कैसे वहां हो सकती है? संसद थी, संसद की व्यवस्था थी वहां। संसद जिसका नाम था स्टेट स्टेट जनरल, ये फ्रांस की संसद थी। लेकिन संसद का होने का कोई मतलब नहीं था। संसद थी लेकिन शासक शासक कहा गया, शासक लुई 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 16। मैं आपको बता चुका हूँ, ये था एक निरंकुश शासक, निरंकुश शासक। ये किसी की नहीं सुनता था, मेरे को जो करना है तो करना है। संसद क्या कह रही है, बिल पास कर रही है नहीं कर रही है, जनता की
जनता के हित की बात कर रही है नहीं कर रही है मुझे नहीं मतलब, ये होती है निरंकुशता। तो एक हिसाब से इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद संसद हो गया। इसके बाद समझिए इस बात को कि समाज में जो धार्मिक लोग थे, धर्म के नाम पे शोषण कर रहे थे, जो कुलीन थे वो पैसे के आधार पर शोषण कर रहे थे, जनता करों से मरी जा रही थी। लेकिन आपको फिर भी समझना पड़ेगा क्रांति सिर्फ इन कारणों से नहीं हो जाती जो मैंने आपको कारण अभी लिखा है बताए। सिर्फ कारण इब्तदाई नहीं होते कि किसी भी क्रांति को घटित करने के लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एक नेतृत्व, किसी का नेतृत्व। नेतृत्व कौन करता है क्रांति में? क्रांति में नेतृत्व करता है, क्रांति में नेतृत्व करता है प्रबुद्ध वर्ग। प्रबुद्ध वर्ग। अब आप कह रहे हो ये कौन सा वर्ग आ गया? ये वर्ग होता है पढ़े लिखों का। इसके अंतर्गत आते हैं आपके लेखक। कौन आते हैं? लेखक, अध्यापक, अध्यापक, दार्शनिक, दार्शनिक, विचारक, आदि। ये सभी आपके प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं। प्रबुद्ध वर्ग एक हिसाब से तार्किक लोग होते हैं, तार्किक लोग। ये वो लोग होते हैं जो हर कार्य में अपनी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है तो क्यों है, ये वैसा है तो क्यों नहीं है। वो हर चीज में अपनी बुद्धि लगाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। यही लोग हैं जो समाज में नयापन लाते हैं, नवीनता लाते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। ये किसी मान्यता को, किसी बात को, किसी विश्वास को इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि वो लोग मानते चले आ रहे हैं या वो किताबों में लिखी हुई है। ये अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना तर्क लगाते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं, अपने मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके तथ्यों को उखाड़ते हैं कि इसे हमें क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए। तो ये एक वर्ग होता है। हमारे आसपास भी लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। खासतौर पर लेखक जो होते हैं वो अधिक तार्किक होते हैं। सभी नहीं, मैं सभी को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आजकल पत्रकार भी काफी सारे चाटुकारिता कर रहे हैं। तो ये आपका वर्ग था जो नेतृत्व कर रहा था किस चीज का? क्रांति का। क्रांति में क्या हुआ था एग्जैक्टली? पहले इस वर्ग कौन सा वर्ग को समझ लेते हैं। जैसे आपके क्लास में, मान लीजिए आप क्लास, आपका जो क्लास है, एक क्लास में प्रिंसिपल ने कहा फीस बढ़ाई जा रही है। कितनी? आपकी फीस बढ़ाई जा रही है 500 रुपए से 5000 रुपए कर दी गई। दिक्कत सबको है, ना कोई अमीर नहीं है, सभी गरीब फैमिली से आते हैं। किसी के पिताजी मजदूर है, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसी की सब्जी बेचते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा। अब क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तर्क वितर्क करते हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं ये गलत है, और स्कूलों में तो फीस कम है, और वहाँ फीस कम होने के बावजूद भी वहाँ की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, अध्यापक क्लास में आता है, अच्छे से पढ़ाता है। ना कि यहाँ जो अध्यापक, इस स्कूल में जो अध्यापक आते नहीं और आते हैं तो बेंच पे बैठ के सो जाते हैं। वो लोगों को जगाता है, बताता है, समझाता है चीजें कि क्यों हैं, कैसी हैं। फिर सारे बच्चे इकट्ठा होकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं ये गलत है, हम इतनी फीस नहीं दे सकते। तो जब पूरा जनसमूह जाता है, अगर एक जाएगा तो प्रिंसिपल उसको इन्वेस्टिगेट कर देगा, जाओ तुम्हारा नाम काट दिया। लेकिन जब सबको जागृत करने के बाद वो लेकर जाता है तो प्रिंसिपल सबको रस्टिकेट नहीं कर सकता। सेम वही चीज प्रबुद्ध वर्ग करता है। प्रबुद्ध वर्ग क्या करता है? वो सबको जागरूक करता है, समाज में हो रही बुराई के बारे में सबको बताता है। राजा, अधिकारियों, पादरियों, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी शोषणों के बारे में वो लोगों को जागरूक करता है। कैसे? अपने लेखन के माध्यम से,
स्कूलों में लोगों को समझाकर, पत्रिकाओं में, सभाओं में, चौक चौराहों पर जाकर लोगों को समझाते हैं, तब जाकर लोगों को समझ में आता है। एक लंबे समय के बाद ये प्रक्रिया होती है, तब जाकर के क्रांति घटित होती है। अब इसकी इस पूरी रूपरेखा को जो मैंने आपको समझाया है, इसको एक घटना के रूप में, हम एक कथा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। लुई सिस्टीन की अराजकतावादी शासन व्यवस्था के कारण जनता आक्रोशित हो गई, परेशान हो गई, जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक शोषण झेल रही थी बहुत ही लंबे समय से। उसने प्रबुद्ध वर्ग के नेतृत्व में क्रांति की। क्रांति के अंतर्गत जनता रात में सोते हुए राजा रानी के महल में घुस गई, जहां सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जनता ने राजा रानी को सूली पर लटका दिया। ये पहली बार यूरोप में था, पूरी दुनिया ने देखा, ये पहली बार ऐसा कुछ था कि जनता ने उठकर राजा के शासन को समाप्त किया, जिसको जनतंत्र कहते हैं। क्योंकि जनतंत्र में अब जनता ने फैसला किया कि गद्दी पर कौन बैठेगा। अब राजा नहीं होगा, अब कोई शासक नहीं होगा, शासक होगा तो हम तय करेंगे, ये जनता ने तय किया। तो विश्व में ये पहली बार हुआ जब जनता फैसला ले रही थी। शासक कौन शासक होगा, इस चीज का फैसला जनता ले रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी। आज के समय में हमारे लिए नॉर्मल बात सुनने, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो यही से राष्ट्रवाद का उदय हो माना जाता है। राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति हो गई, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। जनता उठकर से ऊपर आई, राष्ट्र के लिए सोचा, उसने विचार किया। तो ये रही आपकी फ्रांस की क्रांति, जो मैंने आपको उसके कारण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कारण बताए, उसको एक घटनाक्रम के रूप में समझाया, उनको विस्तार से जाना। स्टेट जनरल जो वहाँ की संसद थी, और उसको जो राजा रानी थे, उनका उत्तरदायित्व विहीन हो जाना, इन सभी के बारे में आज जाना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम एक और विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए।